आदाब, नमस्कार। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। ये सन 1971 1971 की बात है। जी हाँ, उसी साल जिस साल पाकिस्तान से वो जंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश वजूद में आया था, उसी साल का जिक्र है। तो इससे पहले कि मैं मीडिया पर लौटूं, उसी साल के एक अपने साथ हुए हादसे का जिक्र करता चलूं। एक शाम 1971 की हमारे किसी क्लाइंट की किसी प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए, वो याद नहीं आ रहा है मुझे नाम सारा, ताज पैलेस में एक मीटिंग, डिनर मीटिंग थी, जिसमें मुझे भी दावत दी गई शामिल होने की। ताज पैलेस जो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया, अपोलो बंदर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर है। सिर्फ मज़ेदार बात बताता आपको चलूँ कि जब ताज पैलेस होटल बनाने का फैसला किया गया तो उसका नक्शा किसी एक इंजीनियर ने बनाया था और उसका जो कंस्ट्रक्शन था उसकी देखभाल शायद किसी दूसरे इंजीनियर ने की थी। इसकी वो पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग उल्टी बन गई है। उल्टी बन गई का मतलब यह है कि जो फ्रंटेज होना था, जो उस बिल्डिंग का सामने का हिस्सा था, जहाँ एक बहुत बड़ा सा फाटक था, गेट था जिससे आपको अंदर दाखिल होना था, वो गली की तरफ बन गया। और जो हिस्सा गली की तरफ होना था वो समुंदर के सामने बन गया। ताजमहल, अपोलो बंदर आज भी उसी तरह मौजूद है वहां पर। अगर आप गली से आए तो आपको बड़ा सा गेट मिलेगा जिससे आपको अंदर दाखिल है होना है ताजमहल में। लेकिन अब ज़्यादातर लोग पीछे वाले रास्ते से ही अंदर की तरफ जाया करते हैं। अब तो खैर वो नई इमारत बन गई है, कई मंजिला वाली जो इमारत है, जो ताज इंटरनेशनल कहलाती है, शायद वो समय नहीं थी। तो उस पार्टी में हम गए, मीटिंग सारी ख़त्म हुई, उसके बाद डिनर का सिलसिला शुरू हुआ। अब खाना ले तो लिया मैंने अपनी प्लेट में, उसमें चावल भी था और मैंने चावल ही अपने प्लेट में लिया था, क्योंकि रोटी खाना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा था मुझे उस वक्त। लेकिन जब मैं चावल खाने के लिए चम्मच ढूंढता फिरा तो मालूम हुआ चम्मच वहां है ही नहीं। मैं एक वेटर के पास गया, उसने कहा भाई मुझे एक चम्मच दे दीजिए। उसने कहा यहाँ पर हमें चम्मच देने की इजाज़त नहीं है। मैंने देखा हर कोई चावल फोक से खा रहा था, कांटे से। मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं फोक से चावल कैसे खाऊंगा।
वो तो गिर गिर जाएगा। तो यकीन मानिए, भूख लगी थी, खाना सामने था, लेकिन खा नहीं पाया क्योंकि फोक से खा ही नहीं सकता था। उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी। बचपन और जवानी के बीच का सिलसिला था। अब तो मैं बिना डरे, चाहे जिस होटल में हूं, चाहे जितना बड़ा होटल हो, मैं बड़ी शान से कह देता हूं कि भैया हिंदुस्तानी खाना छुरी कांटे चम्मच से नहीं खाया जा सकता। हिंदुस्तानी खाना खाने का सही तरीका हाथों का, उंगलियों का इस्तेमाल ही है। अब कोई बुरा नहीं मानता, बट उन दिनों मेरे ख्याल से अंग्रेज हमें नया नया छोड़कर गए थे, तो वो अंग्रेजों का असर हमारे सर पर बहुत ज्यादा था। उसके बाद अपनी एडवर्टाइजिंग के दौर में हमें हुक्म था कि आप चाहे जिस शहर में जाएं, अगर वहां ताज मौजूद है तो आप ताज में ही ठहरेंगे। तो इस तरह लगभग 40 साल ताज की अलग अलग प्रॉपर्टीज में हमने गुजारे। एक बुरा सा एक्सपीरियंस तब हुआ जब रतन टाटा जी ने बागडोर किसी और को सौंप दी थी। खैर वो किस्सा फिर कभी। अब लौटते हैं एडवर्टाइजिंग पर वापस। 1971 में मुझे मीडिया प्लानिंग धीरे धीरे समझ में आने लगी। वो इसलिए कि 1971 में 1971 में हिंदुस्तान की पहली रीडरशिप स्टडी लॉन्च हुई थी। और अगर मेरी याददाश्त सही है, मेरा हाफिजा मुझे धोखा नहीं दे रहा है, माय मेमोरी सर्विंग मी राइट, उसे बड़ौदा के ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, जिसे हम लोग ORG कहा करते थे, ने कंडक्ट किया था। उस वक्त भी ज्यादातर लोगों को रिसर्च पढ़ने का तरीका, पढ़कर उसे इंटरप्रेट करने का तरीका नहीं मालूम था, बिकॉज बहुत नई नई चीज थी ये। आज भी रिसर्च को समझना, रिसर्च को पढ़ पाना और रिसर्च से सही सही नतीजे निकाल पाना एक हुनर है, एक फन है जो हर किसी को नहीं आता। हैं लोग, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं लोग जो बहुत माहिर रहे हैं इस फन में। एडवर्टाइजिंग प्लानिंग का जब बहुत ज्यादा बोलबाला था, मैं थोड़ा सा 71 के आगे जा रहा हूं, लौट कर वापस आऊंगा। उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे मीडिया प्लानिंग में जो इस फन को, इस हुनर को बखूबी समझते थे। उन सब नामों में जो नाम मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं वो है रोडा मेहता, केतकी गुप्ते, लिन डिसूजा, PRP नायर। लिस्ट बहुत लंबी है। 1971 में जब पहली लीडरशिप स्टडी बाजार में आई
बुढ़ापे की वजह से मैं फिर कह रहा हूं कि अगर मेरी याददाश्त सही सही मुझे अपने ट्रैक पर रख रही है तो मुझे याद पड़ता है कि इस स्टडी को कंडक्ट करने में अहम रोल दोराब सुपारी वाला और शायद, मुझे पक्का यकीन नहीं है, प्रणव रॉय और एक नाम जो मुझे बराबर से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसे प्रेजेंट करने के लिए एक मीटिंग हुई थी होटल प्रेसिडेंट में बॉम्बे के, जहां मैंने लोगों को शायद सुना था। याददाश्त बहुत बुरी नहीं है कि इन्होंने एक्सप्लेन किया सर कि भाई मेथोडोलॉजी क्या थी, इसे कैसे पूरा किया गया, कैसे कोलेट किया गया, वगैरह वगैरह, जो रिसर्च में हमेशा लोग प्रेजेंट करते हैं कि भाई सैंपल साइज क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, ब्ला 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 ब्ला। अब ये स्टडी एक बड़े हद तक डिस्प्यूट का कारण बन गई। उसमें से एक कारण जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है वो ये था कि उस स्टडी में लोकसत्ता, जो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का अखबार है, मराठी अखबार है, उसके रीडर्स पर कॉपी शायद 109 आ रहे थे कि एक कॉपी को 109 लोग पढ़ा करते हैं। अब इस पर बड़ी बहस हुई। हाँ, मैंने खामोशी से आपकी बहसें सुनी, बिकॉज उस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं था कि अपनी तरफ से कुछ कह सकूं, कुछ ऐड कर सकूं। तो जो बहस मैंने अपनी एजेंसी में सुनी, उसमें किसी ने कहा कि यार 109 आदमी तो एक अखबार को अगर पढ़ेंगे तो वो चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, पढ़ जाएगा। तो किसी और ने राय दी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, किसी और ने राय दी कि यार दरअसल होता ये है कि ये अखबार छोटे छोटे कस्बों, गांवों तक पहुंचते हैं। गांवों की चौपाल होती हैं, चौपाल में लोग मिलते हैं, और उस वक्त लोग मानते थे कि हमारा जो एजुकेशन परसेंटेज है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग इलिटरेट भी हो सकते थे। तो उस बहस में ये कहा गया कि लोग शायद चौपाल में अखबार पढ़ पढ़ कर सुनाया करते होंगे, और इसलिए रीडर्स पर कॉपी 109 आ रहा है। तो जैसे ही किसी ने ये बात खत्म की तो किसी और ने टुकड़ा लगाया कि भाई 109 लोग जो आ रहा है और आप कह रहे हैं कि लोग पढ़कर सुनाया करते हैं, तो ये बताइए कि क्या वो हमारे इश्तेहार भी पढ़कर सुनाते होंगे अखबार में से? क्योंकि हम लोग तो एडवर्टाइजिंग में हैं, हमें तो इस लीडरशिप से जो कुछ, हमें जो इस लीडरशिप से लेना देना है वो तो अपने इश्तेहार को लेकर है। अब इसका जवाब नहीं था किसी के पास। अब वो कहीं जो एरर होता है रिसर्च में, शायद वो हुआ होगा जिसकी वजह से 109 रीडर पर कॉपी का एवरेज बन रहा था लोकसत्ता के लिए।
उसी के साथ साथ लोकसत्ता के साथ साथ और बहुत से अखबार, रिसाले, मैगजीन, पत्रिका वगैरह वगैरह में भी डिस्प्यूट शुरू हो चुके थे कि हमारा तो इससे ज़्यादा है, इसमें कम दिखाई दे रहा है, जिसका ज़्यादा दिखाई दे रहा था वो कुछ बोल नहीं रहा था, जैसा कि आमतौर पर होता है, जिसका कम दिखाई दे रहा था उसका नीयत साफ थी उन लोगों की जो ये स्टडी कर रहे थे और जिन्होंने ये स्टडी की थी, क्योंकि इस स्टडी ने एडवर्टाइजिंग में मीडिया प्लानिंग को अहम जगह पर लाके रखने का बहुत बड़ा काम किया। अब ये और बात है कि इस स्टडी के बाद अगला जो रीडरशिप सर्वे आया वो 11 साल बाद आया, 1982 में। 1982 तक मैं अपनी तीसरी एजेंसी तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका जिक्र मैं वहां करूंगा जब वहां पहुंच जाऊंगा। कल मैं बात कर रहा था अखबारों की, तो उन दिनों इश्तिहार हमारे छपा करते थे। मैंने जिक्र किया था पैट्रिक कावस जी का भी, और मैं आपको बता दूं कि हमारे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एसोसिएट्स में अयाज अंकल हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे और हमारे एक डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे जिनका नाम जनाब अहमद मंजी साहब था। पैट्रिक कावस जी जो थे वो मंजी साहब को असिस्ट किया करते थे। उनके किसी क्लाइंट का एक इश्तिहार, एक एडवर्टाइजमेंट जो लीगल हैसियत रखता था, हिंदू में छपने के लिए हमने भेजा हुआ था। अब मैं आपको बता दूं कि उन दिनों जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। आज तो सुबह आप उठते हैं, सोशल मीडिया पर आपको सारे अखबारों के ई वर्जन मिल जाते हैं। 2 मिनट आपको पता चल जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इश्तिहार छपा नहीं छपा। उन दिनों अखबार जो मद्रास का था वो मद्रास में छपने के बाद वहाँ से शुरू होने वाली पहली फ्लाइट से बम्बई भेजा जाता था। फिर कोई बम्बई एयरपोर्ट जाता था, अखबार के उस बंडल को वहाँ से उठाकर हिंदू के दफ्तर तक लाने के लिए, सारे अखबारों के दफ्तर जहाँ जहाँ थे वहाँ तक लाने के लिए, मैं फिलहाल हिंदू की बात कर रहा हूँ तो इस वक्त हिंदू का जिक्र कर रहा हूँ। तो इन सारी गतिविधियों में लगभग दिन गुजर जाया करता था। तकरीबन 2:30-3 बजे तक अखबार के बंबई ऑफिस तक पहुंचता था और 3, साढ़े 3, 4 के आसपास तक आपको उसके बारे में मालूमात मिल सकती थी कि भाई आपका इश्तिहार छपा नहीं छपा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सुबह 9:30 बजे से पैट्रिक कावस जी, जो हमारे पास उस दिनों एवोक्रिस्टिक कांग्रेस बिल्डिंग में 2 फ्लोर हुआ करते थे, 9th फ्लोर और 10th फ्लोर। मंजी साहब और पैट्रिक कावस जी 9th फ्लोर पर बैठा करते थे, मैं 10th फ्लोर पे हुआ करता था। तो 9:30 बजे पहला फोन आया पैट्रिक कावस जी का कि भाई जो ही
what happened to that advertisement? I said, Patrick, relax. The copies will come somewhere in the afternoon. The moment copies arrive, I shall let you know. 10:30 बजे फिर पैट्रिक कावत जी का फ़ोन आया। मैंने फिर उनसे वही बात कही कि भाई आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। 11:30 बजे फिर वही फ़ोन आया। 12:30 बजे फिर फ़ोन आया और मैं वही जवाब दोहराता रहा। 1:30 बजे फिर वही फ़ोन किया उन्होंने मुझे मेरे एक्सटेंशन पे। 2:30 बजे फिर वही हुआ। उसके बाद जब 3 बजे मेरा फ़ोन बजा और पैट्रिक कावत जी मंजी साहब को इमिटेट करने की बहुत कोशिश किया करते थे, तो आवाज़ लगभग मंजी साहब की तरह निकाला करते थे। और जैसे ही पैट्रिक कावत जी को समझकर, क्योंकि उन्होंने कहना ही शुरू किया था कि व्हाट हैपेंड टू, आई लॉस्ट माय टेम्पर। यकीन मानिए, मैं MC BC जो मुझे आता था, मैंने वो सारी गालियां बक डाली और कहा, कावत जी आप फोन नहीं करना वरना नीचे आकर मारूंगा। अचानक दूसरे सिरे से आवाज आई, मान जी, मेरा तो दम निकल गया। मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा सुबह से परेशान कर रहे हैं भाई ये साहब, इसलिए गलती हो गई, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और हुआ ये कि 15-20 मिनट बाद मुझे खबर मिल गई कि वो छप गया है इश्तेहार और एक कॉपी वो मुझे भेज रहे हैं। तो मैंने कावत जी को बता दिया कि भाई मंजी साहब से कह दीजिएगा। अब ये कहने के बाद मैं बैठा ही था 10 मिनट अपने कमरे में कि फिर मेरे स्टेशन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो मंजी साहब लाइन पे थे। उन्होंने कहा नीचे आइए, मेरे कैबिन में आइए, आपसे बात करनी है। अब साहब मेरा तो दम निकल गया, क्योंकि और कोई जरिया माश था ही नहीं, और कोई तरीका था ही नहीं कमाने का। और मुझे लगा कि इतनी सारी गालियां मैंने बक दी हैं और वो भी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो अब तो नौकरी गई। अब तो कोई उम्मीद नहीं है कि शायद अयाज अंकल भी ना बचा पाएँ, बिकॉज अयाज अंकल को भी कभी उससे ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि मैं इस तरह से गालियां बकूंगा। मैं नीचे गया, मंजी साहब के कैबिन में जाकर उनके सामने जो कुर्सी थी वहाँ खड़ा हो गया। मैंने कहा बैठिए। मैं बैठा। उन्होंने शायद कॉफ़ी के लिए पहले कह रखा था, तो जैसे ही मैं बैठा वैसे ही 1 कप कॉफ़ी उनके लिए और 1 कप कॉफ़ी मेरे लिए आ गई। अब डर के मारे कॉफ़ी को हाथ लगाते हुए भी हाथ कांप रहे थे कि अचानक मंजी साहब ने कहा, सुना है आप शायरी वगैरह भी करते हैं। मैंने कहा सर ऐसे ही कोशिश कर लेता हूँ। तो फिर किसी रोज सुनाइए ना अपनी शायरी, हमें भी कुछ शेर व शायरी की महफिल हो, कुछ रंग जमे। उसके बाद मंजी साहब इतने मुखलिस, इतने मोहसिन, इतने मेहरबान रहे जब तक मैं मार्केटिंग में रहा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि कितने अच्छे इंसान थे अहमद मंजी। क्या कहूँ, एक शेर है कि वो लोग हमने एक ही शोखी में खो दिए, पैदा किया जिन्हें फलक ने खाक छान कर।
फिर आऊँगा, फिर बातें करूँगा।